आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसो जींद। आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी कक्षा 6 के अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। आंकड़ों के प्रबंधन को हम अंग्रेजी में डाटा हैंडलिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आंकड़ों के प्रबंधन से हमारा अभिप्राय आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करना है। कहने का अभिप्राय कि हम दिए हुए डाटाज को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि हमें अधिक से अधिक और स्पष्ट सूचना मिल सके। इसके भाग 1 में हमने मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी बनाना सीखा था। आज भाग 2 में हम चित्रालेखों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें एक सारणी दी गई है जो किसी विद्यालय की कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। यहाँ लड़कों की संख्या 25, लड़कियों की संख्या 50 और कुल विद्यार्थियों की संख्या 75 है। सारणी को देखकर हम बता सकते हैं कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से आधी है, या हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। यदि हम कुल विद्यार्थियों की बात करें तो सारणी से पता चलता है कि लड़कों की संख्या से 3 गुना संख्या कुल विद्यार्थियों की है, या कहें कि कुल विद्यार्थियों का 1/3 लड़कों की संख्या है। इस प्रकार एक सारणी से हमें अनेक सूचनाएं मिलती हैं। यदि हम किसी विद्यालय की कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों की संख्या की सारणी का अध्ययन करें तो हमें काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं। यहाँ कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है, जिसमें लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। इस सारणी को देखने से पता चलता है कि कक्षा 6 और कक्षा 9 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर बराबर हैं। यदि हम कक्षा 7 की बात करें, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से आधी है और कक्षा 10 में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। यदि हम कुल विद्यार्थियों की संख्या की बात करें, कक्षा 6 में न्यूनतम विद्यार्थी हैं और कक्षा 9 में अधिकतम विद्यार्थी हैं। कक्षा 7 और कक्षा 10 के कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सारणी से हमें विभिन्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यह सूचनाओं का जो भी ढंग है वो इस पर निर्भर करता है कि हम आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने कक्षा के हाजिरी रजिस्टर यानी अटेंडेंस रजिस्टर को देखें तो उसमें विद्यार्थी की विभिन्न सूचनाएं दर्ज होती हैं। विद्यार्थी का नाम, उसका रोल नंबर, एडमिशन नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस इत्यादि। विद्यार्थी की मास की कुल हाजिरियां यानी उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति, ये सब रजिस्टर में दर्ज होते हैं। जब भी विद्यालय के मुखिया द्वारा या विभाग द्वारा छात्र की कोई भी सूचना मांगी जाती है तो कक्षा का इंचार्ज उसे आसानी से उपलब्ध करवा सकता है, क्योंकि उन्हें सिस्टेमेटिक ढंग से लिखा जाता है। अब हम आंकड़ों की बात करें, जिसे हम डाटा कहते हैं, तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं
जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। यहाँ हम आंकड़ों को जितने व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं उसकी सूचनाएं उतनी ही अच्छे ढंग से मिलती हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमें मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है। मिलान चिन्ह को हम टैली मार्क्स भी कहते हैं। इन्हें विशेष चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। संख्या 1 को 1 सीधे डंडे से, संख्या 2 को 2 सीधे डंडों से, संख्या 3 को 3 सीधे डंडों से, संख्या 4 को 4 सीधे डंडों से और संख्या 5 को 4 सीधे डंडों को एक तिरछे डंडे द्वारा काटने से बनाया जाता है, जिसमें तिरछा डंडा पहले डंडे के ऊपरी सिरे से चौथे डंडे के निचले सिरे तक जाता है। इसी प्रकार यदि हम संख्या 6 से 10 तक की बात करें, संख्या 6 के लिए 5 के चिन्ह के बाद एक सीधा डंडा, 7 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 2 सीधे डंडे, 8 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 3 सीधे डंडे, 9 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 4 सीधे डंडे और 10 के लिए 5-5 के 2 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक उदाहरण की सहायता से सारणी बनाना सीखेंगे। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद को हमें दर्शाया गया है, जिसमें लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला। हमें इन मिठाइयों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करके सारणी में व्यवस्थित करना है और सारणी बनने के बाद कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, इसका जवाब देना है। सबसे पहले हम मिठाइयों के नाम एक कॉलम में लिखेंगे, दूसरे कॉलम में मिलान चिन्ह और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दर्शाएंगे। लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला नाम लिखने के बाद इनके सामने इनके मिलान चिन्ह लिखे जाएंगे और मिलान चिन्ह लिखने के बाद उसके बाद हम विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे। सबसे पहले हम पहली मिठाई से शुरू करेंगे, जो लड्डू है। उस पर एक छोटा सा चिन्ह लगाने के बाद उसके सामने उसका मिलान चिन्ह दर्शाएंगे। उसके बाद बर्फ़ी का मिलान चिन्ह दर्शाएंगे। लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला, लड्डू, हमारे 5 हो गए। जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, हमारे 5 हुए। लड्डू, रसगुल्ले को अब हम 5 के चिन्ह से दर्शाएंगे। लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू और अंत में फिर से लड्डू। इन मिलान चिन्हों को करने के बाद हम मिलान चिन्हों को गिनेंगे। आप देख सकते हैं कि लड्डू में 2 5 के चिन्ह और एक सीधा डंडा है। इनका योग 11 बनता है। तो लड्डू को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 है। उसके बाद बर्फ़ी में 3, जलेबी में 5 + 2 7 और रसगुल्ले में 5 + 4 9। यदि हम विद्यार्थियों की संख्या का योग करें 11 + 3 + 7 + 9 हमारा 30 बनता है। उससे हमें पता चलता है कि हमारा कोई भी जो मिठाई का नाम है वो छूटा नहीं है। उसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई।
इसके लिए हमें विद्यार्थियों की संख्या देखनी है। सबसे अधिक संख्या 11 है और उसके सामने मिठाई हमारी लड्डू है। हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक मिठाई लड्डू पसंद की गई है। यदि हम सबसे कम पसंद वाली मिठाई की बात करें तो वो बर्फ़ी होगी, क्योंकि बर्फ़ी के सामने विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। इस प्रकार हम एक सारणी को देखकर उससे संबंधित सूचना दे सकते हैं। अब हम आज के भाग को शुरू करेंगे, जिसमें हमें चित्रालेखों का अध्ययन करना है। यदि हम देखें, जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उसे गिनती चित्रों के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक सारणी में संख्या 1 को एक फल आम द्वारा दर्शाया गया है, संख्या 2 को 2 संतरों के द्वारा, 3 को 3 सेबों के द्वारा, संख्या 4 को 4 केलों के द्वारा और संख्या 5 को 5 पेनों के द्वारा। चित्रों के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है और सूचना प्राप्त करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। यहाँ हम एक उदाहरण को और देखते हैं। एक अलमारी में 5 खाने हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी हुई हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार से सूचित की गई है। यहाँ एक पुस्तक के चित्र को एक पुस्तक बताया गया है। उसके बाद 5 पंक्तियों में रखी हुई पुस्तकों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। पहली पंक्ति में 4 चित्र हैं, दूसरी पंक्ति में 5 चित्र हैं, तीसरी पंक्ति में 2 चित्र हैं, चौथी पंक्ति में 8 चित्र हैं और 5वीं पंक्ति में 3 चित्र हैं। इन चित्रों को देखकर हमें जो सूचनाएं मिलती हैं उनका हमें जवाब देना है। ये सूचनाएं इस प्रकार हो सकती हैं कि इस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। इसके लिए हम सबसे कम चित्र वाली पंक्ति को लेंगे। तीसरी पंक्ति में केवल 2 चित्र हैं जो सबसे कम है। हम कह सकते हैं कि तीसरी पंक्ति में सबसे कम पुस्तकों की संख्या है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा हो सकता है, किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है। जिस पंक्ति में सबसे अधिक चित्र दर्शाए गए हैं उस पंक्ति में सबसे अधिक पुस्तकें हैं और यह पंक्ति 4 है। क्या ऐसी पंक्ति है जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है? सारणी से हमें पता चलता है कि ऐसी कोई भी पंक्ति नहीं है जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है। इस प्रकार चित्रों की सहायता से हम विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करते हैं। एक चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। ऊपर एक चित्र से दर्शाया गया है कि एक चित्र एक ट्रैक्टर के बराबर है। उसके बाद गांव ए, बी, सी, डी और ई में ट्रैक्टरों के चित्र बने हैं। हमें चित्रालेख को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। उसके बाद किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, प्रत्येक गांव ए, बी, सी, डी और ई के ट्रैक्टरों की संख्या को हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। गांव ए में 6 ट्रैक्टर हैं, गांव बी में 5 ट्रैक्टर हैं, गांव सी में 8 ट्रैक्टर, गांव डी में 3 ट्रैक्टर और गांव ई में 6 ट्रैक्टर हैं। अब हम अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर सकते हैं।
सबसे पहले प्रश्न में गांव में ट्रैक्टरों की न्यूनतम संख्या हमें बतानी है। कौन से गांव में न्यूनतम ट्रैक्टर हैं। अब हम बनाई हुई सारणी में देखेंगे कि ट्रैक्टरों की सबसे कम संख्या 3 है जो गांव डी में है। हम कह सकते हैं कि गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। उसके बाद हमें बताना है कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। ट्रैक्टरों की संख्या में हम देखते हैं कि अधिकतम ट्रैक्टर 8 हैं जो गांव सी में है। तो हम कह सकते हैं कि गांव सी में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। हमसे पूछा गया है कि गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। गांव सी में 8 ट्रैक्टर हैं जबकि गांव बी में 5 ट्रैक्टर हैं। हम कह सकते हैं कि वहां पर 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हमारे हैं। हम इन सब का योग करेंगे और योग से हमें पता चलता है कि पांचों गांव में कुल मिलाकर 28 ट्रैक्टर हमारे बनते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि चित्रालेख में सिर्फ चित्रों को देखकर हम कई सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की सारणी हमें दी गई है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और यहाँ एक बल्ब के चित्र को 2 बल्बों को दर्शाया गया है, यानी एक चित्र 2 बल्बों के बराबर है। इस चित्रलेख को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं और हमारे वो प्रश्न क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। दूसरा प्रश्न हमारा है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तीसरा प्रश्न है यदि एक बल्ब 10 रुपये में बेचा गया हो तो रविवार को कुल कितनी बिक्री हुई। उसके बाद पूछा गया है क्या आप पूरे सप्ताह की कुल बिक्री ज्ञात कर सकते हैं। और अंत में हमसे पूछा गया है कि यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। चित्रालेख को देखकर हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेंगे, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। यदि आप देखें शुक्रवार को हमारे पास चित्रों की संख्या 7 है और एक चित्र 2 बल्बों के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 7 गुणा 2 14 बल्ब बेचे गए। दूसरे प्रश्न में किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। हम देखते हैं कि सबसे अधिक चित्र हमारे रविवार को हैं। तो हम कह सकते हैं कि रविवार को बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। उसके बाद हमसे पूछा गया यदि एक बल्ब 10 रुपये में बेचा गया हो तो रविवार को कुल कितनी बिक्री हुई। अब हम रविवार के बल्बों की संख्या ज्ञात करें तो हमारे पास रविवार को 9 चित्र दर्शाए गए हैं और एक चित्र 2 बल्बों के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 9 गुणा 2 18 बल्ब बेचे गए और एक बल्ब 10 रुपये का है तो 18 गुणा 10 180 रुपये की बिक्री हुई। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया क्या आप पूरे सप्ताह की कुल बिक्री ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम पूरे सप्ताह के चित्रों को गिने तो हमारे पास 43 चित्र हैं और एक चित्र 2 बल्बों के बराबर है। 43 को यदि हम 2 से गुणा करें 86 बल्बों की बिक्री हुई। और यदि हम राशि की बात करें एक बल्ब 10 रुपये का है, 86 बल्ब हमारे 860 रुपये के होंगे। आखिरी प्रश्न में हमसे पूछा गया है एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। हमारे कुल बल्ब जो हैं वो 86 हैं। यदि हम उनको 9 से भाग करें तो हमारे पास 9 भागफल के अतिरिक्त शेषफल 5 बचेगा और यदि हम दशमलव में करेंगे तो 9.55। इसका मतलब 9 डिब्बे पूरे भरने के बाद हमें एक डिब्बे की और आवश्यकता होगी। हम कह सकते हैं कि हमें इस सप्ताह 10 डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। आज जो कुछ हमने सीखा
उसके अनुसार आपको इन प्रश्नों को हल करना है। यह आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले आपके सामने आपका पहला प्रश्न है। यह आपका दूसरा प्रश्न है और यह आपके लिए तीसरा प्रश्न है। आपको इन तीनों प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद।